अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लेके हाजिर हुए, जो कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिक में हम चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड मोशन। उसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ईयर के अंदर भी मोशन इन वन डायमेंशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या, मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा और हमारे चैनल गैलेक्सी ट्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंटम। मोमेंटम को हम समझेंगे, मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम हम रट्टा मार मार के पढ़ते हैं कि भाई क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, या द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। हम ये सब पढ़ते तो हैं कि भाई प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन द बॉडी, ये हमारे पास जो है वो मोमेंटम कहलाता है। मगर हम समझेंगे लाजमी कि भाई क्वांटिटी ऑफ मोशन है क्या, कि भाई क्वांटिटी ऑफ मोशन हमको ये सब पढ़ते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन द बॉडी। हम ये समझना लाजमी है कि भाई क्वांटिटी ऑफ मोशन है क्या। तो मोमेंटम को अगर मैं दूसरी सिनेरियो, इस सिनेरियो को छोड़ के दूसरी सिनेरियो में समझूँ कि भाई मोमेंटम जो है वो है क्या, समझने कॉन्सेप्ट पे अगर हम जाएँ तो हम मोमेंटम को ये कहते हैं कि भाई किसी भी बॉडी को जो कि मोशन की हालत में है उसको रोका कितना मुश्किल है, उसको रोकना कितना मुश्किल है। कोई भी बॉडी अगर मोशन की हालत में है तो उसको रोकना कितना मुश्किल है, ये हम कहते हैं मोमेंटम को। तो किसी भी बॉडी को रोकना जो कि मोशन की हालत में, सही। तो मोशन जो है वो असल में दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर कोई बॉडी मोशन की हालत में है तो उसका सबसे पहली चीज़ है मास और दूसरी चीज़ है वेलोसिटी। किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो ही वो मोशन प्रोड्यूस करती है, सही है। तो जब वो मोशन की हालत में जाती है तो उसका जो मोशन है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। यानी अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और वो मोशन की हालत में अपनी स्टेट पे जाती है, मोशन अपनी रेस्ट से मोशन की हालत में जाती है, तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो उसका मास और दूसरा होता है वेलोसिटी, सही। तो मास और वेलोसिटी किसी भी बॉडी की वो उस पर डिपेंड करती है, क्या, मोशन पर, सही है। अगर कोई भी साइकिल वाला मेरी तरफ आ रहा है बढ़ते हुए, सही है, कोई साइकिल वाला मेरी तरफ बढ़ते हुए आ रहा है तो मुझे उसको रोकना कितना मुश्किल होगा, ये उसका मोमेंटम है, सही है। यानी एक तो चीज़ पहली, क्या, उसका मास और उसकी वेलोसिटी, सही है। अगर उसका मास कितना है और उसको रोकना कितना मुश्किल होगा, ये पहली चीज़ मास पर डिपेंड करती है, सही। और कितनी वेलोसिटी से वो मूव करता हुआ आ रहा है, मुझे उतनी ही जान लगानी पड़ेगी, उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए, तो ये उसका मोमेंटम होगा, सही है। तो अगर मैं ये बात करूं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक मास और एक वेलोसिटी। ये असल में क्वांटिटी ऑफ मोशन है कि जो कि दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, क्या, मास और वेलोसिटी पर, सही है। सबसे पहले मैं समझता हूँ मास का सिनेरियो, सही है। मास पर किस तरह डिपेंड करती है ये मैं सबसे पहले समझूंगा, सही है। तो मेरे पास जो है वो एक ट्रक है और एक गाड़ी है, सही है, जो कि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, सही है। मेरे पास एक ट्रक है और एक गाड़ी है जो कि बिल्कुल सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, सही है। एक, क्या, मेरे पास एग्जांपल से समझ रहे हैं हम इसको, सही है। मेरे पास एक ट्रक है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, सही है। और मेरे पास एक तरफ है कार जो कि 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रही है। दोनों चीज़ें मेरे पास सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, सही है। एक है ट्रक और एक है कार जो कि सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, सही है। तो किसको रोकना मुश्किल होगा, ट्रक को रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा या फिर गाड़ी को, जो कि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, सही है। तो ज़ाहिर सी बात है ट्रक को रोकना मुश्किल होगा, सही है। तो ट्रक को रोकना मुश्किल होगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, सही है, उसका मास ज़्यादा है, सही है। तो ये मोमेंटम के सिनेरियो में मैंने आपको कहा था कि दो चीज़ों पर क्वांटिटी ऑफ मोशन मेरा डिपेंड करता है, सही है। तो यानी किसी की गाड़ी को रोकना, अगर रोकना है मुझे, सही है, तो किसी गाड़ी को मुझे रोकना है तो ये उसके मास और उसकी वेलोसिटी पर चीज़ डिपेंड करती है। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं मास का सिनेरियो समझ रहा हूँ, सही है, यहाँ पे तो मेरे पास एक ट्रक है और एक गाड़ी है जो कि बिल्कुल सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो किसको रोकना मुश्किल होगा, ट्रक को, सही है। अगर मैं वेलोसिटी का फैक्टर समझूँ तो वेलोसिटी भी मेरे पास दो सेम कार हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये मैं, सही है। मैंने मास का भी फैक्टर को एग्जाम्पल से समझाया, वेलोसिटी के फैक्टर को समझाया। मेरे पास दो सेम कार हैं जो कि डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, या इस एग्जाम्पल में मेरे पास सेम गाड़ियाँ हैं जिनका मासेस बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल, कि मेरे पास सेम गाड़ियाँ हैं, सही है, लेकिन डिफरेंट वेलोसिटी है।
एक मेरे पास मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से और एक मेरे पास मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से। सही है, किसको रोकना मुश्किल होगा? जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। किसको रोकना आसान होगा? जिसकी वेलोसिटी कम होगी। तो मेरे मोमेंटम में कहा था इस सिनेरियो में समझे कि किसी भी मूविंग बॉडी को जो कि मोशन की हालत में है उसको रोकना कितना मुश्किल है, ये उसका मोमेंटम ही असल में डिफाइन कर रहा होता है। सही है, यानी कि मास और वेलोसिटी। सही है, तो मेरे पास दो सेम कार है जो कि डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। सही, तो 20 मीटर पर सेकंड की जो गाड़ी है मेरे पास, उसको रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा। यहाँ पर मेरे पास मास का फैक्टर था, उसके अंदर मेरे पास जो ट्रक था उसको रोकना मुश्किल था। सही है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा। सही है, तो मास और वेलोसिटी को असल में क्वांटिटी ऑफ मोशन को ही डिफाइन कर रहे होते हैं। अगर किसी भी बॉडी का मैं मोमेंटम डिफाइन करना चाहता हूँ तो मैं अगर उसके मास और वेलोसिटी के फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास असल में मोमेंटम आ जाता है। सही है, तो मोमेंटम जो है मेरे पास, इसलिए हम कहते हैं तो क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। सही है, तो मोमेंटम को मैं पी से डिनोट करता हूँ। सही है, तो किसी भी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास मोमेंटम आ जाता है उस बॉडी का। सही है, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, यहाँ फिर उस बॉडी का मास या वेलोसिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ये जो मास इंटू वेलोसिटी मैं कह रहा हूँ असल में क्वांटिटी ऑफ मोशन ही है उस बॉडी का। सही है, तो अगर मैं किसी भी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास उस बॉडी का मोमेंटम आता है। यहाँ से मोमेंटम जो है वो मास पर भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। किसी भी बॉडी का मास ज़्यादा तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा, क्योंकि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सही है, तो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा। सही, तो मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के। सही है, तो मोमेंटम जो है इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी बॉडी का मास अगर उसकी वेलोसिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ। सही है, किसी भी मूविंग बॉडी की मोमेंटम हमेशा रेस्ट की हालत में कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि वेलोसिटी का फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बॉडी की तो उसका मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। अगर बॉडी का मास नहीं है तो उसका मोमेंटम भी नहीं होगा। सही है, बिल्कुल उसी तरह किसी द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो मेरे पास असल में उस बॉडी का मोमेंटम आ जाएगा। सही है, तो मैं अगर अब यूनिट की तरफ बढ़ूँ मोमेंटम का, अगर मैं फॉर्मूले से ही ड्राइव करूँ यूनिट तो मेरे पास क्या आएगा? मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड मेरे पास यूनिट आ रहा है। सही है, अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूँ तो वो असल में होता है न्यूटन इंटू सेकंड। तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दूँ सेकंड से, सही है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेकंड कर रहा हूँ मैं ऐसा यूनिट लाने के लिए। सही, तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड ओवर सेकंड हो जाएगा मेरे पास। सही है, तो ये अगर मैं ये कहूँ कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर होता है? न्यूटन के। तो यहाँ से न्यूटन इंटू सेकंड जो है मेरे पास यूनिट आ जाएगा किसका? मोमेंटम का। और ये बात जानते हैं कि मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी का फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। तो नेचर जो है वो क्या आ जाएगा? किसी भी बॉडी की अगर वेलोसिटी होती है तो असल में उसकी वो डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही होती है। सही है, तो नेचर में हम क्या कहेंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। सही है, तो अगर ये हमारे पास था मोमेंटम का टॉपिक, अब हम बढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। मोमेंटम के बाद अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टडी करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमसे क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो बेसिकली एक आइसोलेटेड सिस्टम पर एक्ट करता है। आइसोलेटेड सिस्टम के बगैर एनी अदर सिस्टम के पर ये एक्ट नहीं करेगा। तो ये तो आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास है क्या? सबसे पहले हम ये समझेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। सही है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे और ना ही सिस्टम की फोर्स जो है वो बाहर जाए। सही है, यानी एक्सटर्नल फोर्स से मुराद ये कि हम किसी भी किस्म की उस सिस्टम के अलावा बाहर से किसी भी किस्म की फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकती। सही है, सिस्टम के अंदर ही वर्क होगा जो भी होगा। सही है, बाहर की भी किसी किस्म की फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकती। तो ये मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक आइसोलेटेड सिस्टम पर ही एक्ट करेगा। और कहता क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, हमने ये देखना है। इसकी स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। हमारे पास इसकी स्टेटमेंट कहती क्या है हमें। इसकी स्टेटमेंट की तरफ अगर हम बढ़े तो total momentum of an isolated system is always remain
कांस्टेंट और कंजर्व्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमसे ये कहता है कि टोटल मोमेंटम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट और कंजर्व्ड ही रहेगा। सही, टोटल मोमेंटम से मुराद ये है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास जो है दो बॉडीज़ हैं, सही है, उनकी कोलिजन होते वक्त, कोलिजन मतलब कोलिजन से पहले जो उनका जो भी मोमेंटम होगा और कोलिजन के बाद जो भी मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट और कंजर्व्ड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सही है, या इसको हम दूसरे अल्फाज में ये भी कहते हैं है कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आफ्टर कोलिजन। यानी हमारे पास बिफोर कोलिजन जो है वो जो भी मोमेंटम था उस पूरे सिस्टम का, सही है, मैं बार बार पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, टोटल मोमेंटम लिख रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि पूरे के पूरे सिस्टम का, उस सिस्टम के अंदर जो भी बॉडीज़ मौजूद है उनकी मोमेंटम की मैं बात नहीं कर रहा, उस पूरे सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। सही है, तो टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले जिनका जो भी टोटल मोमेंटम था सिस्टम का वो हमेशा बराबर ही होगा आफ्टर कोलिजन। यानी अगर वो उसके अंदर जो भी बॉडीज़ प्रेजेंट है अगर वो कोलिजन कोलाइड करती हैं आपस में, तो उसके कोलाइड करने के बाद जिनका जो भी मोमेंटम होगा वो बिफोर कोलिजन से बराबर ही होगा हमेशा। इसलिए कहते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड। तो मैं एक एग्जांपल सपोज कर लेता हूँ, हमारी बुक के अंदर भी एग्जांपल गिवन है मैट्रिक के अंदर और फर्स्ट ईयर के अंदर। इसके अंदर हमारे पास जो दो बॉडीज़ हैं, सही है, मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर मेरे पास दो बॉडीज़ प्रेजेंट हैं, ये मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, सही है। यहाँ पर जो है वो बिफोर कोलिजन की बात हो रही है। मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर मेरे पास दो बॉडीज़ हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, सही है। ये दोनों मोशन की हालत में है, सही है, ये दोनों मोशन की हालत में, इनकी वेलोसिटीज़ जो है वो है u1 और u2, सही है, ये बिफोर कोलिजन की बात है। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि u1 जो है वो u2 से ग्रेटर है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ए ग्रेटर है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बी के, सही है। तो एक वक्त आएगा कि बॉडी ए जो है उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा, मतलब उसकी वेलोसिटी असल में बॉडी बी से बहुत ज़्यादा है, तो एक वक्त आएगा कि उससे कोलाइड कर जाएगा, सही है। तो कोलिजन के आफ्टर की अगर हम बात करें, सही, अगर मैं यहाँ पर चलो मोमेंटम की भी बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि बिफोर कोलिजन उनके मोमेंटम्स क्या आते हैं, सही है। तो अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसका मास है m1 और इसका मास है m2, सही है, तो इसका मोमेंटम होगा pa, इसका मोमेंटम होगा pb, सही है। तो अगर मैं टोटल मोमेंटम की बात करूं तो टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन, सही है। तो टोटल मोमेंटम जो है, टोटल मोमेंटम मेरे पास यहाँ पे बराबर होगा मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए प्लस मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बी, सही है। तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए मेरे पास क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या है मेरे पास, मास इंटू वेलोसिटी, सही है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी mv असल में, सही है। तो अगर मैं बात करूँ m1u1 मेरे पास मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ये हो जाएगा प्लस m2u2, सही है। तो टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2, सही है। अब मैं बात करूंगा किसकी, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आफ्टर कोलिजन की, सही है। उसके बाद फिर हम देखते हैं मेरे पास आंसर क्या आता है। अगर मैं अपने पास लिख लूँ कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन, वो मेरे पास आया है m1u1 प्लस m2u2, सही है। अब मैं आफ्टर कोलिजन की बात कर लेता हूँ।
ये मेरे पास आइसोलेटेड सिस्टम था, सही है। अब ये है मेरे पास बॉडी ए जिसका मास है m1 और ये मेरे पास है बॉडी बी जिसका मास है क्या, m2, सही है। अब आफ्टर कोलिजन मैं ये बात कर रहा हूँ कि इन्होंने अपनी वेलोसिटीज़ को एक्सचेंज कर दिया, सही है, यानी कि वेलोसिटी में आया है चेंज, सही है। अब ये बात समझने वाली है यहाँ पर, सही है। बात समझने वाली ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी वेलोसिटी हो गई है v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई है v2, सही है। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि मैं बार बार शुरू में भी ये जिक्र कर रहा था कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि पूरा सिस्टम का जो मोमेंटम है, सही है, तो वो हमेशा कांस्टेंट और कंजर्व रहेगा। ये हमारे पास कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। हाँ, ये हो सकता है कि उस सिस्टम के अंदर मौजूद जो बॉडीज़ हैं वो आपस में कोलाइड करें तो एक दूसरे की वेलोसिटीज़ में ला दे चेंज, सही है। मास तो कभी चेंज नहीं हो सकता कि भाई दो बॉडीज़ टकराएं और उनका मास चेंज हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बॉडीज़ जब टकराती हैं तो अपनी वेलोसिटीज़ में लाती हैं चेंज, वेलोसिटी को एक्सचेंज कर सकती हैं, वेलोसिटी में ला सकती हैं चेंज, सही है। तो यहाँ पर भी यही होगा कि मैं इसलिए कह रहा था कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, पूरे मोमेंट जो सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट और कंजर्व रहेगा, सही। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि बिफोर कोलिजन बॉडीज़ थी जिनकी वेलोसिटीज़ थी u1 और u2, सही है। उसमें से वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ए ग्रेटर थी वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बी से, सही है। वो उससे टकराई जाके, सही है, उसमें उन्होंने एक दूसरे की वेलोसिटीज़ में लाया चेंज, सही है। वो बॉडी ए और बॉडी बी जो है वो जब टकराई तो एक दूसरे की वेलोसिटीज़ में उन्होंने चेंज लाई हैं, सही है। तो अब उनकी वेलोसिटी हो गई v1 और v2, सही है। तो इस तरह वेलोसिटीज़ की चेंज करने से वो आपस में एक दूसरे के मोमेंटम को तो चेंज कर सकते हैं, कभी भी टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट कंजर्व रहेगा। कैसे, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आफ्टर कोलिजन, ये इसकी ये जो कहानी है ये है आफ्टर कोलिजन की। ये आफ्टर कोलिजन की कहानी है कि इनकी वेलोसिटीज़ हो गई v1 और v2, मास में कभी भी चेंज नहीं आएगा, सही है। तो मैं ये अब ये कहूँ कि अब टोटल मोमेंटम जो है वो हो गया है बराबर किसके, पी ए प्लस पी बी, ये है आफ्टर कोलिजन, सही है। अब यहाँ पर उसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, मास इंटू वेलोसिटी। ये हमारे पास जो है वो क्या है, मास इंटू वेलोसिटी क्या है हमारे पास, मोमेंटम, सही है। तो ये जो टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम मेरे पास आफ्टर कोलिजन आया है, तो ये क्या आया, m1 v1 प्लस m2 v2, सही है। तो मैंने ये बात की है कि कभी भी बॉडीज़ जो है वो टकराने के बाद एक दूसरे के मास को एक्सचेंज नहीं करेंगी, सही है। मास मतलब इनका चेंज नहीं होगा कभी भी और हमेशा वेलोसिटीज़ में लाएंगी चेंज, सही है। तो मैं ये कह रहा था कि जो मेरे पास रिज़ल्ट था, ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो था वो मेरे पास है m1 u1 प्लस m2 u2 और आफ्टर कोलिजन के m1 v1 प्लस m2 v2, सही है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के हमेशा बराबर कैसे है कि मेरे पास जो बॉडी ए और बी थी वो कोलिजन के बाद एक दूसरे की वेलोसिटीज़ में जितना चेंज लाई हैं, सही है। सही है, सपोज कर लेते हैं मेरे पास बॉडी ए थी, उसकी वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी, सही है, बिफोर कोलिजन, वो जब उससे टकराई, सही, तो इसकी वेलोसिटी कम हुई और उसकी वेलोसिटी उतनी ही बढ़ गई, जितनी इसकी कम होगी उतनी ही उसकी बढ़ेगी। तो इस तरह वेलोसिटीज़ ओवरऑल जो वेलोसिटीज़ का एक्सचेंज होगा वो हमेशा बराबर ही रहेगा। तो इस तरह टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बॉडी ए बॉडी बी से टकराए तो इसकी वेलोसिटी जितनी कम होगी उसकी वेलोसिटी उतनी बढ़ जाएगी, सही। तो इस तरह टोटल मोमेंटम जो है वो हमेशा कांस्टेंट और कंजर्व्ड ही रहेगा। इसलिए कहते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट कंजर्व। या फिर बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, सही है, तो बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2 के, सही है। तो जितनी वेलोसिटी में इसका डिक्रीमेंट आया था बॉडी ए का उतना ही इंक्रीमेंट किस में आएगा, बॉडी बी के, सही है। तो ओवरऑल सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट और कंजर्व्ड ही रहेगा। हाँ, बॉडीज़ ने एक दूसरे के मोमेंटम को चेंज किया है लेकिन इतना चेंज आया कि ओवरऑल जो है वो हमेशा कांस्टेंट और कंजर्व्ड रहेगा, क्योंकि मास में कभी भी चेंज नहीं आएगा और बॉडी की जो वेलोसिटीज़ थी एक की वेलोसिटी में जितना कम आएगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट और कंजर्व्ड ही रहेगा। ये कहलाता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या, सही है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को हम देख सकें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए।